नमस्ते नमस्कार साथियों, आपका सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन बैंक सीरीज 2022 के जो प्रथम पाली का हमने डिस्कशन करवाया था, पार्ट 3 में आप लोग के पास पहुंच चुका है। आज हम लोग पार्ट 4 के माध्यम से हिंदी के क्वेश्चन बैंक सीरीज को देखेंगे, जिसमें से हम लोग 50 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखने वाले हैं। हमारा ऑफलाइन बैच, आपको पता ही है कि हमारा ऑफलाइन बैच पटना में सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से चलता है, जो पटना महेंद्रू में स्थित है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज में ऑब्जेक्टिव सेक्शन 50 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सेक्शन सीरीज को हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपका पार्ट 3 में 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 51 नंबर ऑब्जेक्टिव से। कहाँ से? 51 नंबर ऑब्जेक्टिव से देखते हैं 51 नंबर ऑब्जेक्टिव से कि 51 नंबर सवाल कौन सा है। इससे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव तक देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक, वो जाइए हमारे सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और उसी प्रकार से हम लोग जो सारा क्वेश्चन बैंक सीरीज किए हैं, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उसी के साथ साथ उस पर मैथिली, नॉन हिंदी सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक सीरीज अपलोड होता रहेगा। आप लोग का प्यार, दुलार, आशीर्वाद बना रहे हमारे चैनल सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, हमारे संस्थान के सभी शिक्षकों पर। हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो हम लोग देखें उसमें से क्या देखे हैं, तो 50वां क्वेश्चन था। इससे पहले जो हम लोग किए थे वो 50वां क्वेश्चन कौन सा था। तो हम लोग देखते हैं 50वां क्वेश्चन कौन सा था। तो हम लोग देखे थे 50वां क्वेश्चन सीरीज में कि आपका कि मछली शीर्षक कहानी में क्या है, कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? दीदी, माँ, संतू, और उसके बाद है दीदी, पिताजी, माँ और संतू। मछली कौन खाता था? ये 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको कर चुके हैं, फिर भी हम लोग 50 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहता है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिताजी। कौन खाते थे? मछली शीर्षक कहानी में यह जो है कौन खाता था गोश्त और मछली, तो कहता है कि उसमें पिताजी होंगे। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? कहता है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ध का उच्चारण स्थान को, कि ध का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है। तो हम लोग जब उच्चारण स्थान को पढ़े थे उसमें हमने पढ़ाया था कि उच्चारण स्थान के रूप में कि तालु से हम लोग देखे थे, दंत से कि दंत से उच्चारण स्थान के रूप में देखे थे त को, थ को, द को, ध को और न को। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछे हुआ है वो क्या पूछा हुआ है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा बेटा आंसर वो हो जाएगा दंत। क्या चला जाएगा? दंत। त, थ, द, ध और न, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या चला जाएगा? दंत। आगे हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। एक ध्वनि कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वो युग्मक ध्वनि कहलाता है, संयुक्त ध्वनि कहलाता है, वृद्धाक्षर कहलाता है, या संपृक्त ध्वनि कहलाता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपृक्त ध्वनि। जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, क्या हो जाए? संयुक्त हो जाए, तब वह कहलाती है, तो वो हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि। अगला हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन सीरीज को कि नाभिक शब्द क्या कहता है, कि नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है। क्या है? नौ जोरिक, ना जोरविक, नाभि जोर क और नौ जोर अविक। यह जो नाभिक शब्द है उसका क्वेश्चन सीरीज में हम लोग देखेंगे कि नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा। नाभि जोर क, नौ जोरिक, ना जोरविक, नाभिक जोर क और नौ जोर अविक। इसका जो आंसर आपको हम बतलाए हुए हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन बैंक सीरीज में नौ जोर इक, नाभिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नौ जोर इक, नाभिक। आगे हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन बैंक सीरीज में 54 नंबर क्वेश्चन को
कि निम्न में काफी आसान सा प्रश्न दिया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है उसको हमें छांटना है। कहता है हासिल, ये गलत लिखा हुआ है। हितैषी, ये गलत लिखा हुआ। कहता है सौहार्द और हिंग, तो इसमें लिखा क्या सही है, तो सौहार्द जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सौहार्द सही रूप से लिखा हुआ है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सौहार्द। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर जो हो जाएगा वह योजक चिन्ह है। क्या है, योजक चिन्ह है। आगे हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 56 नंबर हम बताए थे उस दिन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिखाए थे कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। कौन सा, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है। हम लोग देखते हैं जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। अब ये जो 4 ऑप्शन है आपका, कहता है जातिवाचक, तो जिससे पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पशु, महीना, सप्ताह, ये सब जो हो जाएगा पूरी जाति भर का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला कहता है भाववाचक संज्ञा, तो जिससे किसी के गुण की, धर्म की बोध कराए उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, लड़कपना, बचपना, ये सब जो हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला कहता है समूहवाचक संज्ञा, तो जिससे पूरे समूह भर का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके अलावा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा एक और संज्ञा होता है जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चावल, गेहूँ, घी, दूध, पानी द्रव्य पदार्थ के रूप में हम लोग देखते हैं कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में या पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर कौन सा संज्ञा है, तो अक्टूबर किसी खास महीना का नाम है। अक्टूबर क्या है, किसी खास महीना का नाम है। यह क्या हो जाएगा, तो किसी खास का नाम हो जाएगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा चला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को कि सुख शब्द कौन सा लिंग है। सुख शब्द कौन सा लिंग है, तो सुख शब्द हम लोग देखते हैं कि यह सुख जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सुख जो शब्द है, इससे पहले भी क्वेश्चन बैंक सीरीज में आप लोग को यह क्वेश्चन करवाए थे कि सुख जो है वो कौन सा लिंग हो जाएगा, वह जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। राम ने रावण को मारा, लोगों ने चोर को मारा, श्याम ने बाघ मारा या श्याम ने बाघ को मारा। यह जो प्रश्न का उदाहरण है बेटा, ये हम करवाए हुए थे आपका, यह क्रम कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रम कारक हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन को कि भिक्षा शब्द क्या है। भिक्षा जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो भिक्षा जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। कहता है बाघ शब्द का, अगले प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग। कहता है कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बाघिन है, बाघी है, बाघनु है, बाघनी है। इसका जो उत्तर हो जाएगा बेटा वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर बाघिन। क्या हो जाएगा, बी नंबर बाघिन। अगला जो हम लोग प्रश्न देखेंगे वो 61 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। कितने नंबर, 61 नंबर। कहता है कि उदय शब्द का विशेषण है। उदयी, उदया, उदया, उदित। उदय शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा उदित। उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, उदित। आगे हम लोग देखेंगे 62 नंबर प्रश्न को। कितने नंबर प्रश्नों को, 62 नंबर प्रश्न को। कहता है पानी शब्द कौन संज्ञा है।
पानी जो शब्द है वो कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, उसके अलावा व्यक्तिवाचक है या भाववाचक। अभी हम आपको संज्ञा के बारे में, पांचों संज्ञा के बारे में आपको बताए हैं कि पानी जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा है। यह जो होगा जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो पानी जब भी हम बताए थे, पानी हो, दूध हो, घी हो, सब किस में चला जाएगा, तो यह चला जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या होगा, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पी जोड़ तांबर, पीतांबर जोड़ र, पीत जोड़ अंबर और पीताम जोड़ वर। इसका जो संधि विच्छेद होगा पीतांबर का, पीत जोड़ अंबर, अ प्लस आ हो जाएगा पीतांबर, पीत जोड़ अंबर क्या हो जाएगा, पीतांबर। पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पीत जोड़ अंबर। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न कौन से नंबर, 64 नंबर प्रश्नों को। कितना आसान सा प्रश्न है। बिहार बोर्ड इसी पैटर्न पे, यही पैटर्न बिहार बोर्ड का रहता है और इसी प्रकार से वो प्रश्नों को रखता है आपके बीच। जो बच्चे इस सेशन को देख कर जाएंगे उससे अनुमान है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी जो प्रश्न है वो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आप मनीष सर से हिंदी पढ़ रहे हैं। इन्हीं सर के द्वारा आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको करवाए हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। सिर्फ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। सारा प्रश्न आप बना कर आइएगा, या हमारे संस्थान जो ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच जो हमारा पटना में चलता है उसके अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैच महेंद्रू में चलती है सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। हम लोग बात करते हैं संयोग शब्द का विलोम क्या है। संयोग का संयम, सबल, सुलभ और वियोग। तो संयोग शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वियोग। अगला हम लोग देखेंगे 65 नंबर प्रश्नों को कि छत से उतरी हुई लता। कितना आसान सा प्रश्न है कि छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। हम लोग बताए थे से का प्रयोग कारक में 2 जगह करते हैं, एक जो है करण से, उसका विभक्ति चिन्ह है, और एक है अपादान से। एक साथ साथ जब रहेगा शब्द जो हम लोग बात करेंगे तो वह करण से हो जाएगा, और जब किसी वस्तु से अलग करने की बात करेंगे वहाँ जो से का प्रयोग करेंगे वह जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। अब हम लोग बात करेंगे कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतर गई है ना, तो से का यहाँ जो प्रयोग है वो हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। आगे हम लोग बात करेंगे 66 नंबर प्रश्न को, 66 नंबर प्रश्न को कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात और अजेरी राजस्थान। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलार कर्नाटक। ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलार कर्नाटक। अगला जो प्रश्न है वो 66 नंबर प्रश्नों पर हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि 67 नंबर प्रश्न अब कौन सा है। 66 हमने करवा दिया, अब 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि अगर लड़का कुछ करता, अगर कुछ उद्यम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था। मंगम्मा का बेटा नजम्मा और रंगप्पा। अगर लड़का कुछ करता तो यह हम उसे मना करने का हक मुझे भी नहीं, यह जो कथन है यह किसने कहा था पाठ्य पुस्तक में, तो नजम्मा ने। किसने कहा था, नजम्मा ने। अगला जो प्रश्न है 68 नंबर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। क्या है 68 नंबर कि तुरई के फूल की तरह खिलखिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ और ढाते विश्वास। तुरई के फूल की तरह खिलखिला कर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए, यह किसका पंक्ति है, किस कहानी का है। तो यह जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ढाते विश्वास। किसका हो जाएगा, ढाते विश्वास। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको ये 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न हाजिर है। देखते हैं कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तेलई बांध की, गांव की, नदी की या मंदिर की। तो हम लोग इसका उत्तर किए थे कि बारी बारी से जो थे गांव के लड़के किसकी रक्षा कर रहे थे, किसकी निगरानी कर रहे थे। उत्तर हो जाएगा देलई बांध की। उत्तर क्या हो जाएगा, देलई बांध की। अगला हम लोग प्रश्न करेंगे 70 नंबर प्रश्न। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। क्या कहता है
कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए किससे तुलना करती थी, किसकी उपमा देती थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौशाला की। क्या हो जाएगा? गौशाला की। अगला हम लोग देखेंगे 71 नंबर प्रश्न। क्या है 71? कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसका? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। अगला जो प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत है, हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि वाणी हमारा क्या रहे? अमृत के समान रहे, विष के समान नहीं रहे। तो अमृत के समान कब रहेगा बाबू? जब वाणी विष के समान कब हो जाती है? राम का नाम अगर नहीं लीजिएगा, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। जो बच्चे राम नाम लेते रहेंगे उसका वाणी अमृत के समान होगा। उसके साथ साथ आप अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखें, आपका एग्ज़ाम काफ़ी बवाल तरीका से, गर्दा तरीका से, अच्छे तरीका से संपन्न होगा। आगे जो हम लोग प्रश्न देखेंगे वो 73 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। कितने नंबर? 73 नंबर। क्या है 73 नंबर प्रश्न कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यह क्वेश्चन आपको कई बार हम करवा चुके हैं। मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में या लोधी राजवंश में? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पठान राजवंश में। खान का संबंध किस राजवंश से है? तो पठान राजवंश से। अगला जो प्रश्न है वो 74 नंबर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। क्या है 74 नंबर प्रश्न कि प्रीतम नंद किशोर जा, प्रीतम नंद किशोर जा, प्रीतम नंद किशोर जा, प्रीतम नंद किशोर जा, जा दीन तय नैनी लाग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद से, स्वदेशी से, प्रेम अयनी श्री राधिका से या अक्षर ज्ञान से? इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम अयनी श्री राधिका से। आपका पाठ्य पुस्तक का यह प्रश्न है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर आपका जो YouTube चैनल पे क्लास चल रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑन दी कंटेंट बात करते हैं हम लोग सारे शिक्षक मिलके। आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्नों को। क्या है 75 नंबर प्रश्न? कहता है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, सवैया और धनाक्षरी है। आप पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे, इसका उत्तर आपको पता होगा कि घनानंद रचित सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और धनाक्षरी। क्या है? सवैया और धनाक्षरी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे 76 नंबर कि विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की, प्रेमघन की, रसखान की, गुरु नानक की। विरह लीला किनकी रचना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विरह लीला जो है वो घनानंद की रचना है। किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा प्रश्न है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है, कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य से, प्रेमघन सर्वस्व से, प्रयाग रामागमन से, जीर्ण जनपद से। ये प्रेमघन की बात करता है, बद्री नारायण चौधरी की रचना का बात करता है, किस रूप में समर्पित संग्रहित है? तो यह हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से। किससे संग्रहित हो जाएगा? प्रेमघन सर्वस्व से। यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, बिहार बोर्ड में आप बवाल तरीका से, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे प्रश्नों का। आगे हम लोग देखते हैं बाबू 78 नंबर प्रश्न कौन सा है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी जो है वो किसकी काव्य कृति है? आगे हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, अज्ञे की, सुमित्रा नंदन पंत की और कुमार नारायण की। जो युगवाणी है वो किसकी रचना है? युगवाणी किसकी रचना है? युगवाणी जो हो जाएगा बेटा वो उत्तर चला जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे हम लोग देखेंगे 79 नंबर प्रश्नों को। काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? अध्यात्मवाद की ओर,
संकीर्णता की ओर, अतिवादिता की ओर या समाजवादिता की ओर। तो यह जो होगा ये समाजवादी थे व्यक्ति, और यह जो समाजवादी की ओर सुमित्रानंद पंत को अपनी मानव सौंदर्य के लिए आकृष्ट किया। आगे हम लोग देखेंगे 80 नंबर प्रश्न, काफ़ी आसान सा प्रश्न, काफ़ी मनमोहक प्रश्न, काफ़ी रमणीय तरीका से हम लोग देखने वाले हैं। कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता है, कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जो कथन है यह किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह जो कथन है, यह जो पंक्ति है, यह किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म। किसका है? जनतंत्र का जन्म। अब हम लोग देखेंगे 81 नंबर प्रश्न को। कितने नंबर? 81 नंबर प्रश्न को। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। प्रत्यय उपसर्ग की बात करेगा तो हम लोग जानते हैं जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय की बात करेंगे शब्द के बाद लगता है, उपसर्ग की बात करेंगे शब्द से पहले लगता है। तो हम लोग प्रत्यय उपसर्ग हम इससे पहले भी बताए हैं आपको कि प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है, उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले आकर लगता है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि प्रत्यय जनता शब्द में क्या है? नता है, तो है, ता है, नत है। तो जनता शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय। जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वह जो उत्तर चला जाएगा वो हो जाएगा ता प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय। अगला है काफी आसान सा प्रश्न कि देहचोर शब्द कौन सा समास है? देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। देहचोर जो है वो कौन सा समास हो जाएगा? तो देहचोर जो है वो चला जाएगा क्या उनसा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। काफी आसान सा प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस पंक्ति का उदाहरण है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इसमें से कोई नहीं। यह जो उत्तर चला जाएगा कि उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो पंक्ति चला जाएगा वह मिश्र वाक्य का चला जाएगा। किस वाक्य का चला जाएगा? मिश्र वाक्य का। उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का पंक्ति है? मिश्र वाक्य का। काफी आसान सा प्रश्न है। एक शब्द आया है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असुर शब्द को और किस किस नामों से हम जान सकते हैं? पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? दहन है, दानम है, च्युत है, वह सब है। इसका जो उत्तर चला जाएगा, असुर को ही हम लोग दानम राक्षस के रूप में जानते हैं। आगे जो प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, काफी आसान सा प्रश्न है 85 नंबर कि एकता शब्द का विलोम है। विलोम का मतलब होता है, एकता शब्द का विलोम है, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत। तो ये उल्टा या विपरीत जब हम बात करते हैं विलोम का कि उल्टा होगा या विपरीत क्या होगा एकता का, तो एकता का आगत होगा, अतुकांत होगा, अनेकता होगा या उत्कृष्ट होगा। इसका उत्तर चला जाएगा वो हो जाएगा एकता का अनेकता। एकता का अनेकता। आगे हम लोग बात करेंगे 86 नंबर प्रश्न को। काफी आसान सा प्रश्न है। देखिए 86 नंबर प्रश्न क्या है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथि होगा, बहुयज्ञ होगा, अनिवार्य होगा या चंद्रशेखर होगा। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्द के अनेक शब्द जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो अब हमारे ऑफलाइन बैच में, सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच में, तो हम लोग एक शब्द का अनेक शब्द पढ़ाते हैं कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 87 नंबर प्रश्न को कि एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है अनेक कार्य करना, क्या करे क्या न करे सोचना, एक कार्य से दो लाभ होना, उसके अलावा अपना काम निकालना। इसका जो होगा एक कार्य से दो लाभ होना, ऐसा काम कीजिए एक काम जिससे दो लाभ हो, एक पंथ दो काज करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे जो आटा शब्द है वो क्या है? आटा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आटा शब्द जो हो जाएगा बेटा, ये आटा शब्द क्या है? तो आटा शब्द जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। आटा शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 89 नंबर प्रश्न को। 89 नंबर प्रश्न क्या है? पंख शब्द है। क्या है? पंख शब्द है, तत्सम है,
तद्भव है, पंख जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पंख जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगला है चौराहा कौन सा समास है। चौराहा कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव होगा, द्विगु होगा या तत्पुरुष होगा। चौराहा जो होगा वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष। यह क्या कहता है बेटा, चौराहा शब्द कौन सा समास है, इसका जो उत्तर चला जाएगा वो चला जाएगा द्विगु समास में। अगला है बेटा कि मैं आप ही चला आता था। मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का बात करेगा, ये अपने आप की बात करेगा, ये क्या करेगा, अपने आप की बात करेगा, अपने आप की बात करेगा या स्वयं की बात करेगा, अपने आप की बात करेगा या स्वयं की बात करेगा। ऐसे सर्वनाम को हम लोग कौन सा सर्वनाम कहते हैं, हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बताए हुए हैं, उसे निश्चयवाचक कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं या निजवाचक। तो हम अपने आप स्वयं की बात करेंगे, निजता की बात करेंगे, यह जो सर्वनाम हो जाएगा वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही खा लूंगा, मैं स्वयं ही कर लूंगा, यानी अपने आप यानी निजता की बात करता है। यह सर्वनाम जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जब भी स्वयं का, अपने आप का या निजता की बात कीजिएगा तो वह सर्वनाम किस में चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। आगे हम लोग बात करते हैं आगे प्रश्नों को कि 30 दिन किस विशेषण का, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण का है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाण बोधक है। ये 30 दिन संख्या की बात करता है तो इसका उत्तर काफी आसान सा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण चला जाएगा। क्या चला जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से हम लोग 93 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि परिजन शब्द में उपसर्ग है। हम बार बार कहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न रहता है। उपसर्ग जो है मनीष सर आपको पहले उपसर्ग पढ़ाते हैं फिर प्रत्यय पढ़ाते हैं। तो ये जो उपसर्ग है वो सब किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद लगता है। हमें याद रखना होगा कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद लगता है। हम लोग बात करते हैं कि परिजन शब्द में उपसर्ग है, कि शब्द में, परिजन शब्द में उपसर्ग है, प, परिज, परि और पहलन। कहता है जो परिजन शब्द में उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा, परि। परिजन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि। आगे हम लोग बात करेंगे 94 नंबर कि बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, दिया, या और या। कहता बेटा कि बढ़िया शब्द में तो इसमें हसी होगा और या होगा, यानी या जो है बढ़िया शब्द में प्रत्यय होगा। या जो है बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या होगा, या होगा। क्या होगा, या होगा। अगला जो है काफी आसान सा प्रश्न है, भाई बहन। क्या पूछता है, भाई बहन कौन सा समास होगा, भाई बहन कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। भाई बहन कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या द्विगु समास होगा। तो यह जो भाई बहन है वो क्या हो जाएगा, भाई और बहन कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 नंबर 96 नंबर प्रश्न को, कलंक शब्द का विशेषण क्या है। कलंकित है, कलंकी है, कलंकीन है या कलंकु है। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, हम बताए हुए आपको कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, कलंकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को। कहता है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है। इसका जो आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है, इसका आंसर चला जाएगा मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं 98 नंबर प्रश्न। कितने नंबर, 98 नंबर प्रश्न। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात, कौन सा निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। यह जो प्रश्न है ये बातचीत जो है क्या होगा, बातचीत जो है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी या होगा। ये बात जो है, बात जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है।
बात जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। कहते तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये दो में से आपका ए नंबर जो ऑप्शन है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, यह जो प्रश्न का उत्तर है वह सही होगा। अगला जो है बेटा 99 नंबर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, कौन सा प्रश्न है। कहता है 99 नंबर प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है। इसका जो उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण होगा, इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अंतिम नंबर प्रश्न 100 नंबर प्रश्नों के साथ हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगला है काफ़ी आसान सा प्रश्न कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब जो होगा अमीय होगा, पट होगा या है होगा। तो कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा पट होगा। क्या होगा, पट होगा। इसी के साथ हम लोग 100 नंबर प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट किए। हम लोगों ने देखा कि कितने वीवीआई प्रश्न थे, कितने वीवीआई प्रश्न थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि 100 नंबर प्रश्नों को जब देखते हैं कि किस हिसाब से 100 नंबर प्रश्नों का यह सीरीज किस हिसाब से आपका चलता चला गया, तो हम लोगों ने देखा तो पार्ट 3 का वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 का वीडियो पहले से अपलोड है। पार्ट 1, 2 और 3 हिंदी का 3 वीडियो पहले से अपलोड है। ये चौथा वीडियो आपका है, इस पे अपलोड होगा, जिसमें हम लोग 51 नंबर प्रश्नों से 100 नंबर प्रश्नों को हमने करवाया। आगे भी ऐसे प्रश्नों को हम लोग करवाते रहेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ब्रांच चलता है। हमारा जो ऑफलाइन ऑफिस है वो है महेंद्रू पटना में सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें साइंस, आर्ट्स, ये सभी फैकल्टी के टीचर अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषयों की स्पेशली तैयारी करवाते हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते होंगे। ऐसे ही बहुत सारी टीम हमारी है अपनी, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो आइए हमारे सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को भविष्य को संवारे। आइए हमारे ऑफलाइन बैच में नामांकन करवाइए बच्चों का। हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो महेंद्रू में है, सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट महेंद्रू पटना 6 के। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की सभा को समाप्त करते हैं। जय हिंद।